Hello everyone, how are you? I hope you all will be fine and doing your studies. So from today we will start chemistry class 11th. Some basic concepts of chemistry. So firstly, what is chemistry? Chemistry is that branch of science which deals with the study of composition, structure and properties of matter and changes which it undergo under different conditions. ठीक है. So chemistry क्या होती है? जो कि हमारे पास मैटर को स्टडी करती है. मैटर. अब बिफोर डिस्कसिंग मैटर हमें ये पता होना चाहिए कि मैटर होता क्या है. मैटर इज एनीथिंग विच इज़ प्रेजेंट इन आवर बॉडी और इन आवर सराउंडिंग, इट्स टर्म्ड एज मैटर. सो जो भी हमें चीज़ दिखाई देती है या जो हमारे शरीर के अंदर प्रेजेंट होती है, हमारे चारों ओर प्रेजेंट होती है, वो क्या कहलाती है? नोन एज मैटर. ठीक है. तो मैटर के प्रॉपर्टीज होंगी कुछ ना कुछ उसकी कंपोजिशन होंगी, किस चीज़ का बना हुआ है, क्या उसकी प्रॉपर्टीज़ है, कंडक्टर है, इंसुलेटर है, उसकी कंपोजिशन क्या है, कौन कौन से एलिमेंट से वो मिल के बना हुआ है, स्ट्रक्चर क्या है किसी भी मैटर का. ठीक है. और अगर हम उसके अंदर कोई चेंजेस लाते हैं, मान लो हमने फिजिकल या केमिकल चेंजेस लेके आए हैं, हमने उसको हीट किया है, फिजिकल चेंज जैसे कि हमने उसको हीट किया है, तो उसका क्या फ़र्क पड़ेगा. या फिर हमने केमिकल कोई रिएक्शन कराई है, उसका क्या फ़र्क पड़ेगा. ठीक है. सो ऑल दीज प्रॉपर्टीज ऑल कम्स अंडर द स्टडी ऑफ chemistry. So what is chemistry? Chemistry is that branch of science which deals with the study of properties, composition, structure, physical changes and chemical changes involved in a chemical reaction and laws governing these changes. ठीक है. किन लॉज के अकॉर्डिंग ये चेंज होते हैं, किन लॉज के अकॉर्डिंग हमारे पास ये कंपाउंड बनते हैं, उनकी कंपोजिशन बनती है, वो जो सारे लॉज आते हैं वो भी किस में आते हैं? स्टडी ऑफ केमिस्ट्री में. मतलब डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री अगर आपको देनी हो तो ये 4-5 प्रॉपर्टी इंक्लूड करनी पड़ेगी. सो नाउ व्हाई डू वी स्टडी केमिस्ट्री, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री. सो केमिस्ट्री हेल्प्स इन सिंथेसाइजिंग केमिकल फर्टिलाइजर्स. जो हम केमिकल फर्टिलाइजर्स खेतों में यूज़ करते हैं, जैसे कि यूरिया यूज़ करते हैं, सोडियम नाइट्रेट हो गया, अमोनियम सल्फेट हो गया, वो सारे कहाँ से सिंथेसिस होते हैं? बाय द हेल्प ऑफ केमिस्ट्री. केमिस्ट्री कोई मेथड देती है, उससे क्या होता है? हमारे पास केमिकल फर्टिलाइजर सिंथेसाइज होते हैं. या फिर हमारे पास जो मेडिसिन्स बनती हैं वो सारी कौन प्रोवाइड करवाता है? वो भी केमिस्ट्री ही होती है. जैसे कि सिस्प्लेटिन एंड टैक्सोल जो कि हमारे पास कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए इफेक्टिव होती है. या फिर एजिडोथायमिडिन जो कि हमारे एड्स के लिए यूज़फुल होती है. ठीक है. अगर हमें केमिकल प्रिंसिपल्स की अंडरस्टैंडिंग होगी तो हम नए मटेरियल्स के सिंथेसिस कर सकेंगे जो कि यूज़फुल होंगे. मान लो उनकी स्पेसिफिक मैग्नेटिक केमिकल प्रॉपर्टीज़ होंगी. तो ये कुछ इम्पोर्टेंस, वैसे तो इसकी बहुत सारी है पर आप 8-7 इम्पोर्टेंस इसकी याद कर लेना, समझ लेना. ठीक है. ओके. नेक्स्ट इज इट हेल्प्स इन द प्रोडक्शन ऑफ सुपर कंडक्टिंग सिरामिक्स, कंडक्टिंग पॉलीमर्स, ऑप्टिकल फाइबर्स. या फिर हमारे पास क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होते हैं जो कि ओजोन लेयर को डिप्लीट करते हैं, आपको पता होगा. उनके स्थान पर अब क्या आने लग गए हैं? एनवायरमेंट फ्रेंडली केमिकल्स. ऐसे केमिकल्स यूज़ होने लग गए हैं जैसे कि CFCs हैं, रेफ्रिजरेंट्स में यूज़ होते हैं, हमारे पास जो फ्रिज वगैरह होते हैं उनमें यूज़ होते हैं. उनकी जगह कौन से दूसरे केमिकल्स आने लग गए हैं. तो केमिकल्स कौन बनाएगा? केमिस्ट्री. इन एडिशन टू नेचुरल फाइबर्स, मतलब जो हम फाइबर्स क्लोथ पहनते हैं वो कुछ तो नेचुरल फाइबर के बने होते हैं, जैसे कॉटन, वुड, सिल्क, वूल, सिल्क हो गई. और कुछ हमने आर्टिफिशियली सिंथेसाइज किए हैं जैसे कि टेरिलिन, नाइलॉन, रेयॉन, ये सारे क्या है? हमने आर्टिफिशियली सिंथेसाइज किए हैं. ठीक है. अब केमिस्ट्री इतनी यूज़फुल है, हर चीज़ के यूजेस होते हैं तो उसके क्या होंगे? नुकसान भी होते हैं. ठीक है. तो व्हाट आर द प्रॉब्लम्स विच आर कॉज्ड बाय द प्रोग्रेस ऑफ केमिस्ट्री. नुकसान क्या क्या हुए हैं? देखो, जैसे कि हम न्यूक्लियर एनर्जी यूज़ करते हैं, जो एटम बम है, हाइड्रोजन बम जो बनाते हैं, ठीक है, वो न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं. पर वो बनाने में हमारे पास बहुत ज़्यादा वेस्ट मटेरियल क्या होगा? प्रोड्यूस होगा. अब उसको डिस्पोज करना, उसको फेंकना, वो क्या होगा? बहुत ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम होती है. जो हम पॉलीथीन बैग्स यूज़ करते हैं घरों में, उससे क्या होता है कि सीवरेज सिस्टम रुक जाता है. ठीक है. क्योंकि पॉलीथीन बैग्स है वो डिग्रेड तो होते नहीं. अगर डिग्रेड नहीं होंगे तो हमारे एनवायरनमेंट के लिए क्या होते हैं?
हार्मफुल होते हैं, जैसे कि इंसेक्टिसाइड्स हैं जो कि इंसेक्ट्स मारने के काम आते हैं। अगर हम क्रॉप्स ग्रो कर रहे हैं और वहाँ पर कोई इंसेक्ट्स आ जाते हैं तो क्रॉप्स को नुकसान होगा, तो इससे बचने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, इंसेक्टिसाइड्स यूज़ करते हैं। बट अगर हमने इंसेक्टिसाइड्स का यूज़ करते हैं तो उससे क्या होता है कि बर्ड्स और जो फिशेस हैं उनको भी इंसेक्टिसाइड्स क्या करते हैं, हार्म पहुँचाते हैं। ठीक है, तो दीज आर सम प्रॉब्लम्स कॉज्ड बाय द प्रोग्रेस इन केमिस्ट्री। सो नाउ वी विल स्टडी मेजरमेंट इन केमिस्ट्री। सो मेजरमेंट इन केमिस्ट्री का मतलब हम जो भी केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं, जो भी हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी होती है, उसमें क्या होता है, एक प्योर नंबर होता है और एक क्या होती है, यूनिट होती है। मान लो मैं कहती हूँ कि मैंने 5 मीटर कपड़ा लिया, ठीक है, मैंने एक कपड़ा लिया है 5 मीटर। अब यहाँ पर 5 क्या है, 5 इज फिजिकल क्वांटिटी एंड मीटर इज व्हाट, यूनिट। ठीक है, तो अगर हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं तो उसमें एक तो क्या आएगा, फिजिकल क्वांटिटी नहीं, नंबर, एनी नंबर। ठीक है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए एक तो हमें नंबर रिक्वायरमेंट होती है और एक हमें क्या चाहिए होता है, यूनिट। ठीक है, तो फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए यूनिट की आवश्यकता बहुत ज़रूरत है। मान लो मैंने कह दिया कि मुझे 5 सेंटीमीटर लाइन खींचनी है, ठीक है, लाइन ड्रॉ करनी है। अब मैंने ये बोल दिया कि मैंने 5 लाइन ड्रॉ करनी है, उसका मतलब भी समझ नहीं आएगा, तो हमें यूनिट को मेंशन करना जरूरी है। अब देखो, अगर हम मेजरमेंट करते हैं तो वहाँ पर कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी होती है। तो नेक्स्ट इज अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट। अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट डिपेंड्स ऑन द स्किल ऑफ ऑब्जर्वर एंड लिमिटेशंस ऑफ द मेजरिंग डिवाइस। हमने कोई भी मेजरमेंट की है, ठीक है, उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत हमारे पास इनएक्यूरेसी आ जाती है। मान लो हम किसी चीज़ की मेजरमेंट कर रहे हैं, हमने 3 बार मेजरमेंट की और तीनों बार मेजरमेंट की आई अलग अलग आई। ठीक है, तो वो किस पर डिपेंड कर सकता है, वो डिपेंड कर सकता है स्किल ऑफ ऑब्जर्वर, कि भाई हो सकता है कि जो ऑब्जर्वर उसको मेज़र कर रहा हो वही उसको सही से मेज़र ना कर रहा हो, उसी से ही गलतियाँ हो रही हो। या फिर हो सकता है कि हम जिस डिवाइस से मेज़र कर रहे हो वो एक्यूरेट ना हो। मतलब कई बार होता है कि जो डिवाइस होती है उसी में ही इनएक्यूरेसी आती है। मान लो कोई डिवाइस है, ठीक है, वो 0.001 kg से स्टार्ट हो रही है, ना कि 0.000 kg, इतने kg से शुरू होनी चाहिए। अगर वो यहाँ से स्टार्ट हो रही है तो ये क्या है, लिमिटेशंस ऑफ मेजरिंग डिवाइस। तो अनसर्टेनिटी 2 रीजन से हो सकती है, स्किल ऑफ ऑब्जर्वर एंड अनसर्टेनिटी ऑफ लिमिटेशन ऑफ मेजरिंग डिवाइस। ठीक है, सो देर आर 2 टर्म्स नाउ, प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। फर्स्टली व्हाट इज प्रिसीजन। प्रिसीजन क्या होता है, देखो हमने अगर कोई मेजरमेंट की है और उनकी वैल्यूज अलग अलग है, अगर वो वैल्यूज क्लोज होती है एक दूसरे के तो वो क्या कहलाती हैं, प्रिसाइज कहलाती हैं। मान लो हमने 3 मेजरमेंट किए, जैसे कि आगे अभी हम देखेंगे, पहले इसकी डेफिनेशन देख लो। इफ द वैल्यूज ऑफ डिफरेंट मेजरमेंट्स आर क्लोज टू ईच अदर एंड हैंस क्लोजर टू द एवरेज वैल्यू, द मेजरमेंट इज सेड टू बी प्रिसाइज। ठीक है, एक्यूरेसी क्या होती है, अगर हमारे पास एवरेज वैल्यू ऑफ डिफरेंट मेजरमेंट इज क्लोज टू द करेक्ट वैल्यू और मे नॉट बी क्लोज टू ईच अदर, मतलब जो हमारे पास एवरेज वैल्यू हमने निकाली है वो करेक्ट वैल्यू के क्या होनी चाहिए, क्लोज होनी चाहिए। एक्यूरेसी में तो ये है, हमने 3 मेजरमेंट की, तीनों का हमने क्या लिया, एवरेज लिया। ठीक है, अब जो एवरेज तीनों का लिया वो एवरेज करेक्ट वैल्यू के बराबर आना चाहिए, वो तो हो गया एक्यूरेसी। प्रिसाइज क्या हो गया, हमने 3 मेजरमेंट ली, वो तीनों मेजरमेंट एक दूसरे के क्लोज होनी चाहिए और एवरेज वैल्यू के भी क्लोज होनी चाहिए। मान लो हमने 3 मेजरमेंट ली, एक में है 0.1, एक में है 0.2, एक में है 0.3। ठीक है, हमने इन तीनों का एवरेज लिया, कितना आएगा एवरेज, 356, 0.6 डिवाइडेड बाई 3, 0.2 आएगा। अब ये है एवरेज। तो प्रीसाइज की डेफिनेशन क्या होती है, प्रीसाइज की डेफिनेशन होती है कि अगर हमारे पास डिफरेंट मेजरमेंट एक दूसरे के क्लोज हो, ये सारी वैल्यूज क्या एक दूसरे के क्लोज हैं एंड क्लोज टू द एवरेज वैल्यू। अब देखो ये हमारे पास क्या है, एवरेज वैल्यू, इसके भी क्लोज हैं, तो ये क्या हो गई, प्रीसाइज हो गई। ठीक है,
और एक्यूरेसी क्या होती है? एक्यूरेसी ये होती है कि हमारे पास जो एवरेज वैल्यू है वो करेक्ट वैल्यू के क्या होने चाहिए? बराबर होनी चाहिए। अब देखो, इसके लिए हमें एक, मान लो हम किसी भी चीज़ को मेज़र कर रहे हैं, ठीक है, उसको मेज़र कर रहे हैं, हमें पता है उसकी जो लेंथ है वो 0.2 ही है, ठीक है, 0.2 है। अगर उसकी मेजरमेंट 0.2 आ रही है और हमने जब मेज़र किया तो उसकी रीडिंग कितनी आ रही है? ये 3 आ रही है। तो हमने देखा कि ये वाली अगर ऐसी रीडिंग्स आ रही है तो उसको हम क्या कहेंगे? प्रीसाइज। अब जो हमारे पास एवरेज वैल्यू आई है ये क्या है? हमारे पास करेक्ट वैल्यू। अगर एवरेज वैल्यू करेक्ट वैल्यू के से मैच कर जाती है, के पास आती है, मतलब ये दोनों भी नियरली सेम होते हैं, तो वो क्या होती है? एक्यूरेसी। जैसे कि हम एग्जाम्पल देखते हैं, 3 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक बार ली, बार की लंबाई थी 35 सेंटीमीटर। अब उन्होंने मेज़र किया तो स्टूडेंट ए की रीडिंग कितनी थी? ये थी। स्टूडेंट बी की रीडिंग ये थी और स्टूडेंट सी की रीडिंग ये थी। जब इनका एवरेज लिया गया तो एवरेज में क्या करते हैं? दोनों को ऐड करते हैं और फिर क्या करेंगे? 2 से डिवाइड कर देते हैं। ये क्या आया? तीनों का एवरेज आया। अब हमें ये बताना है कौन सी टर्म प्रीसाइज है और कौन सी टर्म एक्यूरेट है। तो प्रीसाइज के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? देखो, प्रीसाइज में क्या होती है कि ये दोनों जो टर्म हैं वो दोनों आपस में भी क्लोज होनी चाहिए, और मतलब आपस में भी क्लोज होनी चाहिए और एवरेज वैल्यू के भी क्लोज होने चाहिए, ठीक है, आपस में क्लोज होनी चाहिए, एवरेज वैल्यू के क्लोज होनी चाहिए। ये तो हो गया प्रीसाइज का। अब देखो, ये दोनों जो टर्म हैं आपस में क्लोज हैं और प्रीसाइज के एवरेज वैल्यू के भी क्लोज है। जरूरी नहीं है कि हमारे पास करेक्ट वैल्यू के क्लोज हो, ये होता है प्रीसाइज। तो प्रीसाइज क्या हो गया? ए प्रीसाइज है। अब हम बी की बात करते हैं। बी में देखो, क्या ये प्रीसाइज है? कितना ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है दोनों में, और इससे भी बहुत ज़्यादा दूरी पर है, तो ये क्या प्रीसाइज होगी? नहीं, ये प्रीसाइज नहीं है। अगर हम सी स्टूडेंट की बात करते हैं तो सी स्टूडेंट में क्या होता है कि इन दोनों, ये दोनों जो है हमारे पास एवरेज वैल्यू जो है उसके क्या है? नियर अबाउट है, और एक दूसरे के भी नियर अबाउट हैं, तो ये भी क्या हो गया? प्रीसाइज, ठीक है। अब हम एक्यूरेसी की बात करते हैं। तो एक्यूरेसी देखो, एक्यूरेसी में क्या होना चाहिए कि एवरेज वैल्यू करेक्ट वैल्यू के बराबर होनी चाहिए। अब करेक्ट वैल्यू हमारे पास 35, ये क्या होगा? प्रीसाइज नहीं होगा, ये एक्यूरेट नहीं होगा, ये एक्यूरेट समवट होगा, और ये क्या होगा? ये हाईली एक्यूरेट होगा, ठीक है। तो ये क्या है? एक्यूरेट है। ये क्या है? प्रीसाइज है। और ये क्या है हमारे पास? ये एक्यूरेट और प्रीसाइज दोनों हैं, और ये क्या है? एक्यूरेट है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज साइंटिफिक नोटेशन। अब साइंटिफिक नोटेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास एक सिंबल होता है, एक फॉर्म होती है। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? n इंटू 10 की पावर n, वेर स्मॉल n रिप्रेजेंट एक्सपोनेंट एंड कैपिटल n रिप्रेजेंट नंबर बिटवीन 1 to 10। अब साइंटिफिक नोटेशन हम कब यूज़ करते हैं? साइंटिफिक नोटेशन हम तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास क्या हो? नंबर बहुत ज़्यादा हो, जिसको हम इस फॉर्म में लिखेंगे, अगर सिंपल फॉर्म में लिखेंगे तो वो हमारे लिए क्या होगा? मुश्किल होगा। तो उसको हम साइंटिफिक नोटेशन में नोट डाउन कर देते हैं। जैसे कि अब ये डिजिट है, ये तो मैंने छोटे लिए। अब कई बार क्या होता है कि बहुत लंबे डिजिट होते हैं, इसके पीछे मैं 10 जीरो और लगा दूँ, इतनी बड़ी डिजिट है। जैसे कि यहाँ से सन की दूरी, ठीक है, यहाँ से सन का डिस्टेंस कितने किलोमीटर, अगर मैं किलोमीटर में रिप्रेजेंट करती हूँ तो कितने ज़्यादा किलोमीटर हो जाते हैं। तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? साइंटिफिक नोटेशन से। ओके, तो साइंटिफिक नोटेशन इसका देखते हैं। देखो, अब अगर हम इसको साइंटिफिकली करते हैं तो क्या करेंगे हम? एक जो हमारे पास ये वाले जो प्लेस है ना, इसके बाद पॉइंट रख देंगे। यहाँ पर हम क्या लगा देंगे? पॉइंट लगा देंगे, और इसके पीछे कितने जीरो लगा देंगे? 1 2 3 4 5, 5 क्या आ जाएगी? 10 की पावर 5। अब जैसे कि ये है 0.0038। अब इसको साइंटिफिकली नोटेट क्या करना है? साइंटिफिकली लिखना है। तो उसमें क्या करेंगे? 38 को कैसे लिखेंगे? 3.8। अब कितनी जीरो आएगी? 1 2 3, बट ये जीरो किस में आएगी? -3 में। क्यों? क्योंकि देखो, हमें ये पता है कि हम इसको कैसे लिख सकते हैं। 38 को 38 डिवाइडेड बाय, इसके डेसिमल के पीछे कितने हमारे पास, नीचे कितने आ जाएंगे? 1 2 3 4, 4 जीरो आ जाएंगे, ठीक है, 1 4 जीरो। अब यहाँ से ये देखो 38 अपॉन में ये आया। अगर मैंने
यहाँ पर 3.8 लिखना है, तो यहाँ से एक ज़ीरो क्या हो जाएगी, कैंसिल। ठीक है, 3 ज़ीरो बची, ऊपर जाके क्या हो जाएगी 10 की पावर -3। समझ आ गया। जैसे कि ये है, इसको मुझे साइंटिफिक नोटेशन में नोट करना है, तो साइंटिफिकली में क्या करते हैं, एक प्लेस के बाद हम क्या लगा देते हैं, डेसिमल। तो 4.6 पे हमने क्या लगा दिया, डेसिमल। अब देखो कितने हमारे पास पॉइंट से आगे आया है, 1 2 3, 3 पॉइंट शिफ्ट हुए हैं, तो यहाँ पर इंटू 10 की पावर क्या आ गया, -3। क्योंकि देखो यहाँ पर ये आया है, इसके नीचे मुझे अगर आगे शिफ्ट कर रही हूँ तो इसके नीचे मुझे क्या करना पड़ेगा, 3 ज़ीरो लगानी पड़ेगी। अगर 3 ज़ीरो लगाऊंगी और वो ऊपर जाएगा तो कितना आ जाएगा, 10 की पावर -3। ओके, तो यहाँ तक समझ आ गया। चलो आज के लिए इतना ही, आगे हम अगला टॉपिक सिग्निफिकेंट फिगर का नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा, अगर समझ नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इस वीडियो की PDF आप लिंक में से डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डाल दूँगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।